हेलो दोस्तों, मैं निवेदिता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल घोंसले सीन पर एक नई कहानी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बात उस समय की है जब बीएड करने के बाद मेरा बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में सिलेक्शन हो गया। बस 6 महीने की ट्रेनिंग और उसके बाद तुरंत किसी भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जॉइनिंग हो जाती। मैं बहुत खुश हुई कि चलो अब नौकरी तो पक्की हो गई। लेकिन एक समस्या आ गई कि जहाँ मैं रहती थी उस जगह ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, जो था वो भी उस जगह के ज़िले में जाकर था। अब इस उधेड़-बुन में थी कि जाऊं या ना जाऊं। फिर पापा बोले, कोई बात नहीं बेटा, 6 महीने की ही तो बात है। मेरी जान पहचान के एक व्यक्ति हैं, उनसे बात करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमरा मिल ही जाएगा। और फिर 35 किलोमीटर का ही तो रास्ता है, तुम हर हफ्ते आ सकती हो घर। जब पापा ने समझाया तो मैं भी उनकी बात मान गई और बोरिया बिस्तर बांध कर निकल पड़ी। पापा और छोटा भाई छोड़ने गए। पापा ने कमरे की बात फ़ोन पर कर ही ली थी तो उन्होंने घर साफ़ करवा दिया था। वो उस घर के मालिक के मुनीम थे। मकान मालिक दिल्ली में रहते थे। रोड साइड का घर था। बाहर बड़ा सा लोहे का गेट था। बगल में दीवार पर उसका निर्माण समय लिखा था, लेकिन मैंने उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गेट खोलते ही बड़ा सा बाड़ा था और उसके बीचों बीच एक हैंड पंप लगा था। हम और अंदर आए। अंकल ने ताला खोला। आगे बरामदा और पीछे 2 कमरे थे, एक कमरा सामने और एक बगल में। अंकल ने मुझे सामने वाला कमरा ना देकर बगल वाला कमरा दिया, क्योंकि उसमें एक किचन और एक अटैच्ड बाथरूम था। और हाँ, एक पुराना सा बाथरूम तो बाड़े में ही था। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वहाँ रहना तो मेरी मजबूरी थी। उस समय तो मैंने वहाँ रहने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि और कोई ठिकाना भी तो नहीं था। अंकल बोले, बेटा ये लो चाबियाँ, मुझे दिल्ली जाना है। मालिक ने संदेशा भिजवाया है, कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएंगे वापस आने में। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अंकल चले गए। सामान बांधकर हमने खाना खाया, जो मम्मी ने आते वक्त बांध दिया था। और खाना खाकर हम बाज़ार गए, कुछ ज़रूरी सामान लाना था। इसके बाद पापा और भाई चले गए। अब मैं उस घर में अकेली थी और शाम हो गई थी। फिर सोचा चलो सो जाते हैं। खाना देर से ही खाया था तो कुछ ज़्यादा खाने का मन भी नहीं था, तो मैंने बिस्तर बिछाया और लेट गई। मन तो कर रहा था कि मम्मी पापा से बात करूं, लेकिन उस समय आजकल की तरह फ़ोन नहीं होते थे। ले देकर बस लैंडलाइन ही होते थे, वो भी गिने चुने। बस ये सब सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन आधी रात के वक्त मुझे कुछ पायल के छनकने की आवाज़ आई। मैंने लाइट बंद नहीं की थी। मैंने अपनी हैंड वॉच देखी तो रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कौन है, वो भी रात की इस वक्त। देखा तो मेरे कमरे के ठीक पीछे की तरफ से आवाज़ आ रही थी। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी खिड़की खोली तो देखा पीछे एक गली है और एक घना सा बरगद का पेड़, और उसके नीचे कोई कुआं था और एक औरत लंबा सा घूंघट किए हुए कुएं से पानी भर रही है। मैंने सोचा इतनी रात गए कौन पानी भरता है। फिर मैंने सोचा मुझे क्या लेना देना, और मैं सो गई। आँख खुली तो चिड़िया चहचहा रही थी। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 4:30 बज रहे थे।
उजाला भी हो ही गया था। फिर अचानक मुझे रात वाली घटना याद आ गई। मैंने खिड़की खोली, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वहाँ केवल गली थी, ना तो बरगद का पेड़ था और ना ही कुआं। मैं परेशान, फिर सोचा शायद सपना होगा, लेकिन सपना कैसे? सुबह सुबह पानी बाथरूम में 7 से 9 आता था और शाम को आता ही नहीं था, इसलिए हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था। मैं बाहर बाड़े में पानी लेने आई, हैंडपंप चलाकर पानी खींच ही रही थी कि गेट के बाहर आवाज़ आई। शायद पड़ोस में दूध वाला दूध देने आया था। दूध की ज़रूरत तो मुझे भी थी, तो मैंने गेट खोला। देखा तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति आवाज़ लगा रहा था। मैंने उन्हें देखकर आवाज़ लगाई, अरे काका, ज़रा सुनो, मुझे भी आधा किलो दूध मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ बिटिया, काहे नहीं, उन्होंने कहा। मैं बर्तन लेकर आती हूँ, मैंने उनसे कहा। मैं बर्तन लेकर लौटी तो उन्होंने पूछा, बिटिया, यहाँ तुम्हें रही के कौन बताई है? कौन हो और भी तुम्हारे संग है कि अकेली हो? मास्टरनी की पढ़ाई करने आए हैं काका, और अकेले ही रह रहे हैं, मैंने कहा। और काका थोड़े परेशान हुए। कहा, कल आते हैं बिटिया, अपना ख्याल रखना। मुझे थोड़ा अजीब लगा। अपना ख्याल रखना? ऐसा क्यों कहा काका ने? मेरे पास समय नहीं था। तैयार हुई, 4-5 पराठे बनाए, खाए और चली गई ट्रेनिंग सेंटर। रास्ते में पीसीओ दिखा तो मैंने घर पर बात भी कर ली। एक लड़की से अच्छी जान पहचान भी हो गई ट्रेनिंग सेंटर में। लौटते समय बाज़ार से कुछ सब्जियां खरीदी और आकर खाना बनाया और पढ़ने बैठ गई। रात के 10 बज गए। किताबें बंद करके मैं सो गई। अचानक मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। घड़ी देखी तो फिर से रात के लगभग 2:30 बज रहे थे, लेकिन इस बार आवाज़ें कहीं और से नहीं आ रही थी, बल्कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बगल वाले कमरे से आवाज़ें आ रही थी और कमरे की लाइट चल रही थी। मैंने खिड़की से देखा तो कमरा एकदम नया रोशनी से जगमगा रहा था और घूंघट में वही कुएं वाली औरत थी और उसके सिर्फ हाथ और पैर दिखाई दे रहे थे, जो कि बहुत सुंदर थे। हाथों की कलाइयों में लाल लाल चूड़ियाँ और पैरों में घुंघरू वाली पायल, और एक आदमी बैठा था बगल में जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस औरत ने खिड़की की तरफ मुंह फेरा और मुझे वहाँ देखकर अपना घूंघट हटाया तो मैं देखकर डर गई। इतना भयानक कला हुआ चेहरा, लाल डरावनी आँखें। मैं बाहर की तरफ भागी, लेकिन मुझे दरवाज़ा ही नहीं दिखा। सब कुछ पतला पतला सा लग रहा था। हैंडपंप गायब था, उसकी जगह बहुत बड़ा फव्वारा था। मैंने उसके पानी से मुंह धोने की कोशिश की, लेकिन पानी का रंग एकदम लाल, खून की तरह लाल। मैं बेहोश हो गई। सुबह दूध वाले काका की आवाज़ से जगी। मैं वहीं बाड़े में ही रात भर पड़ी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूध वाले काका ने मुझे परेशान देखकर पूछा, बिटिया, क्या हुआ? सब ठीक है ना? लेकिन उस वक्त तक मुझे खुद नहीं पता था कि कल रात जो हुआ वो सपना था या हकीकत। जैसे तैसे तैयार हुई, चाय बनाई, सब्ज़ी रोटी बनाई और ट्रेनिंग सेंटर चली गई। वहाँ दिन भर बिताने के बाद शाम को जानकी, जिससे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी, जो मेरी सहपाठी थी, उसने कहा कि उसके मकान मालिक परिवार सहित एक दिन के लिए शादी में गए हैं। बहुत बड़ा घर है, कहो तो हवेली है। मुझे अकेले डर लगेगा। आज रात मैं तेरे साथ रुक जाऊं क्या? मैं तो यही चाहती थी
उसने मेरे मन की बात कह दी। उसने कहा कि वो अपने कपड़े साथ लेकर आई है और मेरे कमरे से ही सुबह तैयार होकर चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है। हम लोग सब्जियां लेकर कमरे में पहुँचे। हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर खाना बनाने में लग गए। फिर खाना खाकर बर्तन धोने के लिए हैंडपम्प से पानी भरा और बर्तन धोने के बाद दोनों बाल्टियां भरकर रख ली। थोड़ी देर बात करने के बाद थोड़ी पढ़ाई की। जानकी ने कहा, तू खटिया पे लेट जा, मैं नीचे चटाई पे लेट जाती हूँ। बस एक तकिया और ओढ़ने के लिए एक चादर दे दे। और हमें सोते सोते 11 बज गए। फिर रात को 2:30 बजे एक अजीब सी घटना हुई। मुझे लगा जानकी बाथरूम गई है और फिर पानी पीने किचन में, लेकिन वो किचन से बाहर नहीं निकले। मैं नींद में थी। बहुत देर हो गई तो मैंने आवाज़ दी, जानकी, जानकी। तो उसने कहा, सोने देना, अभी सुबह नहीं हुई है। मैंने खटिया से नीचे देखा तो वो सो रही थी, लेकिन मेरी तो नींद ही उड़ गई। अब तो मुझे उस जगह बिल्कुल नहीं रहना था। जैसे तैसे सुबह हुई, जानकी और मैं तैयार होकर ट्रेनिंग सेंटर चले आए। लेकिन मैंने जानकी से ना कुछ पूछा और ना ही उसे कुछ बताया। दिन भर बीतने के बाद फिर शाम आई। आज रात तो मुझे अकेले ही रहना था। मैं कमरे पहुंची। मन नहीं था, पर फिर भी खाना बनाया और खाकर पढ़ने बैठी। लेकिन पढ़ने में भी मन कहाँ लग रहा था। बैठे बैठे किसी भी आवाज़ से चौंक जाती। बस मैंने बिस्तर लगाया और लेट गई। फिर ऐसे ही सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ गई। फिर लगभग 2:30 बजे कुछ आहट हुई। मुझे कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं खुद ही बाहर की ओर खींची जा रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आई तो देखा बगल वाले कमरे की आज भी लाइट चल रही है और खिड़की खुली है। बहुत ही रोशनी है कमरे में। घूंघट में वही औरत थी और बगल में वही व्यक्ति पीठ किए हुए बैठा था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि बैठे ही बैठे उस व्यक्ति की गर्दन मेरी तरफ मुड़ी। इतना भयानक चेहरा था उसका। माथे से खून ही खून बह रहा था। चेहरा पूरा कटा हुआ था। चेहरे पे बहुत घाव थे और उसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थी। बैठे ही बैठे उसने भी अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हाथ बस लंबा होकर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। बस मैंने एक ही पल में खिड़की बंद कर दी। कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ गई। डर के मारे माथे से पसीना बह रहा था। पानी पीकर मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अब मैं बस सुबह होने का इंतज़ार ही कर रही थी। अगले दिन शनिवार था तो मैंने घर जाने के बारे में सोचा। सुबह हुई तो दूध वाले काका ने आवाज़ लगाई। मैं बाहर आई। मुझे परेशान देखकर काका ने पूछा, का हुआ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं है का? फिर मैंने रात वाली सारी घटना काका को बता दी। काका बोले, हम तो पहले ही दिन टोके थे, ये घर अच्छा ना है। बिटिया तुम आज ही अपने पिताजी को बुला लो, ये घर में ना रहो। तो काका इतनी जल्दी दूसरा कमरा कहाँ मिलेगा? मैंने पूछा। चिंता ना करो बिटिया, हमार घर है ना। घर तो बड़ा है लेकिन थोड़ा कच्चा सा ही बना है। 2 कमरे पक्के हैं, स्नान घर है और शौचालय भी है। किराए से देने के लिए बनवाए रहे। 4 पढ़ने वाले लड़के रहते थे, उनके इम्तिहान हो गए तो खाली करके चले गए। अगर तुम्हें कोनो आपत्ति ना हो तो रह सकत हो,
घर माँ, हमार घरवाली, बहू, बेटा और एक बिटिया थी जो अब ब्याह दी है। मैं तुरंत पीसी हो गई, पापा को फ़ोन करके सब बता दिया। दोपहर तक मम्मी पापा दोनों आ गए। थोड़ा सा सामान था तो रिक्शे से पहुंच गया। फिर काका ने मम्मी पापा से उस पुराने कमरे के बारे में बात करना शुरू किया और उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि वो सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। काका ने कहानी सुनानी शुरू की। बाबूजी, बहुत समय पहले की बात है, हमार दादा परदादा के समय की, शायद अंग्रेज़ों के समय की। वो जो उस घर के मकान मालिक हैं ना, तो जो उनके परदादा थे, हुआ यूँ था कि उनका पहले बेटा हुआ था तो बहुत बड़ा जश्न हुआ। रुपए पैसों की कोनो कमी ना थी। उस समय के बहुत बड़े व्यापारी थे। सारे शहर और रिश्तेदारों को रात्रि भोज करवाया। किसी मशहूर नर्तकी को भी नाचने और गाने के लिए बुलाया गया था और सेठ जी को वो नर्तकी बहुत पसंद आ गई। उन्होंने उससे शादी की इच्छा जाहिर की, लेकिन नर्तकी किसी और को पसंद करती थी। उसने सेठ जी की बात नहीं मानी। सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने नर्तकी से बदला लेने की सोची और उसने एक साजिश रची। वो नर्तकी के पास गया और बोला, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें गलत समझा। तुम जिसको चाहती हो उसी से शादी करो, लेकिन ये नाचना गाना छोड़ दो बस। नर्तकी ने कहा, मुझे सब लोग वहाँ जानते हैं कि मैं क्या काम करती हूँ। मुझे समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरा भी मन करता है कि मेरा घर हो, बच्चे हों। मैं भी एक साधारण गृहिणी वाला जीवन जीना चाहती हूँ, लेकिन चाह कर भी नहीं कर सकती। सेठ जी ने कहा, बस इतनी सी बात है। तुम ऐसा कर सकती हो, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कस्बे से दूर मेरा एक गोदाम है। तुम वहाँ रह सकती हो और तुम्हें वहाँ कोई पहचानेगा भी नहीं। फिर काका ने कहा, यह वही जगह थी जहाँ बिटिया रह रही थी। पहले वहाँ बड़ा सा बाड़ा था और बाड़े में एक फव्वारा लगा था। गोदाम के पीछे एक गली थी और वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे कुआं था। नर्तकी ने सेठ की बात मान ली और अपने प्रेमी से शादी कर ली और वहीं रहने लगी। उस जमाने में स्नानघर भी बाहर होते थे, तो आप लोगों ने देखा होगा। एक पुराना सा स्नानघर बाड़े में है। वो उसी को इस्तेमाल करती थी और पीछे की गली के कुएं से पानी भरती थी। इसलिए बिटिया को पहले दिन कुएं से पानी भरती हुई दिखी थी। फिर एक दिन सेठ जी आए कुछ लठैतों के साथ। सेठ जी ने कहा, अब तो तुम मेरे सहारे हो और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन वो नहीं मानी, तो सेठ ने लठैतों से कहा, इसके पति को मार दो। बाड़े में ही लठैतों ने लाठियों से उसके पति का सर फोड़ दिया। उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी और वो मर गया। नर्तकी खुद को कमरे में बंद कर लिया। कैरोसिन डालकर आग लगा ली। जब तक सेठ के लठैतों ने उसे बचाया, वो बुरी तरह झुलस चुकी थी। थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी बस। लेकिन सेठ ने लठैतों से कहा, इसे पीछे के कुएं में फेंक दो। रातों रात कुएं की बाउंड्री तुड़वा कर उसे मिट्टी से भरकर समतल कर दिया गया। दूसरे दिन बरगद के पेड़ को कटवा कर उस कुएं के ऊपर पक्की रोड बनवा दी। हमारा तुड़वा कर उसके नीचे पति को दफना दिया। लठैतों को खूब रुपए देकर उनको किसी को भी कुछ भी ना बताने को कहा। कहानी सुनने के बाद मम्मी पापा शाम को घर लौट गए। मम्मी खाना लाई थी। मैं वही खाना खाकर सो गई। दूसरे दिन संडे था। सोचा थोड़ी देर तक सोऊंगी, लेकिन सुबह 4 बजे मेरी आँख खुली। कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। कोई औरत
घूंघट में भैंस का दूध निकाल रही थी। मुझे फिर डर लगा। थोड़ा सा उजाला होते ही मैंने काका से कहा तो काका बोले, हमार बहू हुई बिटवा, सुबह 4 बजे दूध दूहती है, तभी तो हम 6 बजे तक घर घर जाकर दूध बांट पाएंगे। मैंने कहा ठीक है काका। फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे फिर से मेरी आँख खुल गई। मैंने खिड़की से देखा कि भैंस के पास 2 लोग हैं। मुझे लगा काका काकी होंगे, भैंसों की साफ सफाई कर रहे होंगे। मुझे भी काकी का चेहरा देखना था क्योंकि मैं अभी तक उनसे नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ अपना चेहरा घुमाया, औरत का वही गला हुआ चेहरा और लाल आँखें, और आदमी का वही खून से लथपथ चेहरा, बिना पुतलियों की आँखें। अब क्यों? मैंने कमरा भी छोड़ दिया, ये मेरा पीछा करते यहाँ भी आ गए। मैंने सोचा अब घर ही चली जाती हूँ, शायद तभी इनसे पीछा छूटेगा। तैयार हुई, काका को बताया कि मैं घर जा रही हूँ। सुबह 7 बजे की बस मिल गई और 9 बजे तक मैं घर पहुँच गई। खाना खाया। घर में मैं और मम्मी थे। भाई कॉलेज गया था और पापा ऑफिस गए थे। मम्मी को भी कहीं जाना था। उनकी कोई सहेली बीमार थी, उनसे मिलना था। मुझसे बोली कि तू भी चल बेटा। मैंने मना कर दिया। मम्मी से कहा कि मुझे सोना है और आप बाहर से ताला लगा कर जाओ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मम्मी बाहर से ताला लगाकर अपनी सहेली से मिलने चली गई और मैं सो गई। जब उठी तो दोपहर के लगभग 2 बजे होंगे। मुझे कुछ आवाज़ आई। आंखें खोली तो मम्मी मेरी अलमारी में मेरे कपड़े लगा रही थी। उनके बाल खुले थे और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने उनसे पूछा, आप कब आए मम्मा? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे टाइम पूछा तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं, कुछ आवाज़ सी आ रही थी जैसे उन्हें ज़ुकाम हो गया हो। मैंने पूछा भी कि मम्मी ज़ुकाम हो गया है क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने पानी मांगा तो वो बिना मेरी तरफ मुड़े पानी लेने चली गई। मैं खिड़की से बाहर झांकने लगी। मम्मी पानी लाई। मैंने जैसे ही पानी का ग्लास हाथ में लिया, वो पानी नहीं, खून था। जैसे ही मैंने मम्मी से पूछना चाहा कि ये क्या है, उनका चेहरा देखकर मेरे मुंह से ज़ोर की चीख निकली। वो मम्मी नहीं थी, फिर वही गला हुआ चेहरा और लाल आंखों वाली औरत, और वो गायब हो गई। थोड़ी ही देर में मम्मी आ गई। मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया। मम्मी भी परेशान हो गई। शाम को पापा आए तो मैंने उनको भी बताया तो उन्हें लगा मैंने कोई सपना देखा होगा, इसलिए मैं डर गई हूँ। करीब रात के 8 बजे हमने डिनर किया। थोड़ी देर बातें की, फिर सब सोने चले गए। मैं मम्मी के साथ सोई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मम्मी थकी हुई थी, वो शायद 9 बजे तक सो गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं किताब पढ़ने लगी। लगभग 10 बजे तक मुझे भी नींद आ गई, पर फिर लगभग 2:30 बजे रात में मुझे प्यास लगी। मैं उठी, सुराही से गिलास में पानी भरा और पी गई। लेकिन देखा बिस्तर पर मम्मी नहीं थी। मुझे लगा शायद बाथरूम गई होंगी। मैं बिस्तर पर जैसे ही लेटी तो देखा कमरे की छत पर मम्मी छिपकली की तरह चिपकी हुई है। मैंने डरते डरते आवाज़ दी तो वो पीठ के बल चिपक गई और उनकी आंखें एकदम लाल। मम्मी मेरी तरफ धीरे धीरे आ रही थी। मैं ज़ोर से चीखी और आंखें बंद कर ली। इतने में पापा और भाई भी आ गए मेरी चीख सुनकर। पापा मुझे कह रहे थे, आंखें खोलो बेटा, लेकिन मुझे आंखें खोलने में भी डर लग रहा था। मैंने जब आंखें खोली तो मम्मी ठीक थी और पूछ रही थी कि क्या हुआ है मुझे। मैंने सारी बात बताई
तो सबको फिर मेरी बात सपने जैसी लगी। अब तो मैं परेशान कि क्या करूं, किसे बताऊं, ऐसा कौन है जो मेरी बात समझेगा। मैं बहुत परेशान थी। सुबह होते ही तैयार होकर मंदिर चली गई। वहाँ एक बूढ़े से पंडित जी दिखे। मुझे लगा शायद ये मेरी बातों को समझें। मैंने उनसे सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, बेटा ये सब सही हो सकता है। उन्होंने कहा, अभी के लिए तुम ये रुद्राक्ष की माला पहन लो। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और गंगा जल में माला धुलकर मुझे पहना दी। मैं घर आ गई। दिन ऐसे ही बीत गया। रात को मैंने मम्मी को अपने पास नहीं सुलाया, लेकिन रात में फिर एक अजीब घटना हुई। मेरी कपड़ों की अलमारी के अंदर से बहुत ज़ोर से ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कोई चूहा है। मैंने जैसे ही अलमारी खोली, किसी का हाथ आया मेरे गले तक, लेकिन मेरा गला नहीं पकड़ा। शायद रुद्राक्ष की माला की वजह से। लेकिन कमरे की छत पर वही घूंघट वाली औरत फिर आ गई। सर से नीचे आकर उसने अपनी शक्तियों द्वारा मुझे पटकना शुरू कर दिया। बहुत ऊपर तक ले जाती और उछाल देती मुझे। शोर सुनकर मम्मी पापा और भाई भी आ गए, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। उसने मुझे लहूलुहान कर दिया। शायद रुद्राक्ष की माला पहनने से वो नाराज हो गई थी। तभी भाई दौड़कर आया और गंगा जल का पूरा कलश मुझ पर उड़ेल दिया और वो आत्मा अचानक गायब हो गई। अब पापा को भी विश्वास हो गया था, तो मैंने पापा को पंडित के बारे में बताया। सुबह पापा मंदिर गए और पंडित को सारी बात बताई। पंडित ने कहा, मैं शाम को आपके घर आता हूँ। मैं आत्मा से बात करता हूँ कि वो आखिर चाहती क्या है। बस मैं पूजा की सामग्री लिख देता हूँ, तो आप मंगा लीजिए। शाम को पूजा की तैयारी शुरू हुई। पंडित जी ने पूजा शुरू की। आत्मा प्रकट हुई, वो भी मम्मी के शरीर में, और पंडित जी ने बातें पूछना शुरू किया। उसने कहा कि मैं उस सेठ से बदला लेना चाहती थी, लेकिन सेठ के चचेरे भाई ने ही उसकी जायदाद के लालच में हत्या कर दी। तब से हमारी आत्माएं उसी गोदाम में भटक रही हैं। हम इस रूप में नहीं रहना चाहते। मुझे और मेरे पति को अब मुक्ति चाहिए। ये लड़की जब वहाँ रहने गई तो हमें लगा कि इसके सहारे हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये भी हमें छोड़कर आ गई, तो इसके पीछे पीछे हम भी आ गए। बस हमारा अंतिम संस्कार करके हमारी आत्माओं को मुक्ति दिला दीजिए। हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। और इतना कहकर वो गायब हो गई। पंडित जी ने कहा, मैं जिले के पुलिस स्टेशन में बात करता हूँ। मेरा भतीजा वहाँ काम करता है। वो गोदाम से दोनों के अस्थि पंजर निकलवा देगा और मैं विधिवत उनका अंतिम संस्कार करवा दूंगा। और यही किया गया। उस दिन के बाद वो आत्माएं मुझे कभी नहीं दिखी, लेकिन मेरी ज़िंदगी के वो पल मैं कभी नहीं भूलूंगी, और शायद हमेशा के लिए वो पूरा सपना बनकर मेरे जहन में जिंदा रहेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।